प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि अप्रैल 2023 में एसएससी एमटीएस की परीक्षा होनी है और सभी बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चों ने इसका फॉर्म भी भरा है और इसकी तैयारी में भी दिन रात लग रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा भी थोड़ा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों को जो है एसएससी एमटीएस की गणित के का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला उपलब्ध कराऊं। तो प्यारे बच्चों, आप जो मैं ये गणित की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करा रहा हूँ, इसको ध्यान से जो है देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी तरह से मैं मेहनत करूँगा, बस आप लोग भी अपनी जगह मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की एसएससी एमटीएस गणित की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला भाग। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न क्या है कि ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, देखिए मैं एक बात और बता देता हूँ, मैं जिन भी प्रश्नों को यहाँ पर कराऊंगा वो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उन प्रश्नों को यानी कि उन मेथड को आप पूरी ढंग से सीखना चाहते हैं तो मैं उस प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो इस चैनल पर उपस्थित है उन वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो जाकर देख लेंगे और उस प्रश्न से संबंधित पूरी जो है मेथड को सीख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर भी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। ठीक, तो ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए और बी दोनों जो है 250 रुपए में किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक, ए अकेले उस काम को 5 दिन में, कितने दिन में? ए अकेले उस काम को 5 दिन में तथा बी उसी काम को, कौन? बी जो है उसी काम को 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो उस काम को करने की 250 रुपए की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस काम को 5 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे सी की मदद से, कोई तीसरा व्यक्ति सी है, तो ए और बी दोनों सी की मदद से 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 3 दिन में पूरा काम करते हैं सी की मदद से, तो सभी को काम के अनुपात में परिश्रमिक मिलता है। यानी कि जिसने जितना काम किया होगा उसी के अनुपात में सभी को परिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि उनको मेहनताना दिया जाता है। तो सी को कितनी राशि मिलेगी ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले कार्य और मजदूरी के जो है वीडियो डाले थे। ठीक है, तो ये कार्य मजदूरी का ही सवाल है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को देखा होगा तो वो इस सवाल को बड़ी आसानी से और चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी दोनों के कामों को लिख लेते हैं। तो ए के एक दिन का काम कितना है? एक किसी काम को कितने दिन में करता है? एक अकेला जो है किसी काम को 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। यानी कि ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यदि वे सी की सहायता से काम करते हैं तो वो काम 3 दिन, कितने दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं अगर सी की सहायता से। तो इसका मतलब ए बी दोनों और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तब काम 3 दिन में निपट रहा है। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ये 3 दिन लिख लेंगे। ठीक, अब इनका एलसीएम निकाल के कुल काम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 5, 15, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम जो है 15 ही आ जाएगा, क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 3 से भी। तो ये 15 काम आ गया। क्या आ गया हमारा? कुल काम। अब जब कुल काम 15 आ गया तो इनकी सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं वो निकाल लेंगे। ठीक, तो 5 से एक किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो 15 में डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, तो इसका मतलब ये हो गया हमें एक ही एफिशिएंसी पता चल गई। एक ही एफिशिएंसी कितनी हो गई? एक दिन का काम कितना हो गया? 5 दिया 15, यानी कि 3 काम। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी?
बी 15 दिन में कर रहा है, 15 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 यानी कि 1 काम। इसी प्रकार इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तीनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों की जो है एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों के काम, यानी तीनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, तो 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 यानी कि 5 काम। ठीक है, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए चूंकि तीनों लोग जो है समान समय में काम करते हैं, यानी कि एक ही टाइम में तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर वो अलग अलग दिनों में काम करते, अलग अलग टाइम में काम करते, टाइम अलग अलग होता, तब हम इनके कामों का अनुपात निकालते, उन दिनों में जितना ये काम करते अलग अलग उन जो है उन कामों का अनुपात निकालते। लेकिन चूंकि तीनों का टाइम एक ही है, यानी कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, तीनों एक ही समय में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात अलग अलग कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 काम की है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और बी की एफिशिएंसी है 1 काम की, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब बची सी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तीनों की एफिशिएंसी से, तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है 5, इनमें से ए और बी की एफिशिएंसी घटा देंगे, तीनों की एफिशिएंसी में से ए की और बी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो सी की आ जाएगी। तो ए और बी की कितनी है, ए की 3 है और बी की 1 है, तो 3 और 1 4, इन दोनों की मिलकर 4 हो गई, 4 प्लस सी बराबर 5, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 5 माइनस 4, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब जब इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकल गया, तो अब हम सी का परिसरमिक निकाल देंगे। ठीक है, इसलिए सी की राशि, सी की धनराशि, सी की धनराशि कितनी मिलेगी, सी का अनुपात कितना है, 1 है, अनुपाती योग कितना, तीनों का अनुपात का योग 3 4 और 5 हो गया, और गुणा कुल धनराशि कितनी है 250, तो 250 ही कर लेंगे, 5 पंजे 25, 0 कट गया, यानी कि 50 रुपए जो है सी को मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सी को कितनी धनराशि मिलेगी, सी को 50 रुपए मिलेंगे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा सवाल क्या है कि एक विक्रेता ने 900 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, एक विक्रेता ने 900 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, कितने की, 900 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, तथा सूची मूल्य, अब देखिए सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य है, उसने जो है वस्तु जितने में खरीदी उससे थोड़ा सा मूल्य को बढ़ाकर उस वस्तु पर जो है अपने हिसाब से कोई कीमत फिक्स करके उस पर एक चिट चिपका दी, यानी कि उस वस्तु पर अपने हिसाब से मूल्य अंकित कर दिया, उसी को हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो तथा उसने सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया, यानी कि उसने इतनी कीमत उस वस्तु पर डाल दी कि 10% छूट, ग्राहक को 10% की भी छूट देगा, तो छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होगा, यानी कि 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ होगा। तो सूची मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि जो विक्रेता ने जो वस्तु पर मूल्य अपने हिसाब से अंकित किया था उस मूल्य को निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल करने के लिए बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है, उसको ध्यान रखेंगे और सेकंडों में सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चूंकि अंकित मूल्य या सूची मूल्य, चूंकि अंकित मूल्य इसको हम सूची मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, कभी अंकित मूल्य कह देगा तो कभी सूची मूल्य कह देगा, तो अंकित मूल्य यानी कि सूची मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब विक्रेता जिस रेट में उस चीज को खरीद के लाया, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। बस ये फार्मूला हमको लगाना है। ठीक है, तो बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य कितने में लेके आया, 900 रुपए में लेके आया, तो 900 गुणा 100 प्लस लाभ कितना 20% का, तो 100 में जब 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120 बटे 100 माइनस हानि
10% छूट। देखिए हानि नहीं, यहाँ पर छूट कहेंगे इसको, यहाँ पर छूट, क्या कहेंगे, यहाँ पर छूट कहेंगे। ठीक है, 100 माइनस छूट, प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत और प्रतिशत छूट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 100 माइनस प्रतिशत छूट, छूट कितनी है 10% है, 100 में से 10 गया, ये आ गया 90, 90 जीरो से जीरो कट गया, 9 धाम 90 ये कट गया, 120 की 10 में गुणा करेंगे तो 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि उसने उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया था, 1200 रुपये अंकित किया था, जिसमें अगर वो 10% छूट देता तो उसे 20% का लाभ फिर भी हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 28 वस्तुओं यानी कि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी कि बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमसे पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं हम जो लागत मूल्य वाली वस्तु होती है, जो लागत मूल्य वाली वस्तु होती है उसको ए मान लेते हैं, और जो बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को ए और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं को बी मान लेंगे। ठीक है, और यदि हमसे जब पूछा है कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा, तो ये कैसे पता करेंगे, यदि ए की वैल्यू बड़ी है बी से तब तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा, और अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से तब क्या होगा, हानि होगी। अब हमने यहाँ पर देखा कि ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 21 है, यानी कि ए की वैल्यू जो है बड़ी है बी से, इसलिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा ए माइनस बी बटे बी गुणा 100। ठीक है, ए माइनस बी बटे बी गुणा 100, बी फॉर बी, ये विक्रय बी से विक्रय मूल्य मान लेंगे और इसको हमेशा नीचे ही रखेंगे। ठीक है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, और ऊपर दोनों वस्तुओं का अंतर। ठीक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 28 माइनस बी की वैल्यू 21 बटे बी की वैल्यू कितनी हो गई 21 गुणा 100। ठीक, तो 28 में से 21 घटाएंगे 7 बटे 21 गुणा 100, 7 के 7 7 या 21, तो बराबर आ गया हमारा 100 बटे 3%, यानी कि 33 सही 1/3% लाभ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से और इस शॉर्ट फार्मूले से कर लेंगे। ठीक है, अगर ए की वैल्यू जो है छोटी होगी बी से तब क्या होगा, हानि होगी, और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला बिल्कुल यही रहेगा, बस अंतर इतना हो जाएगा, यहाँ ए में से बी घटा है, फिर यहाँ पर से बी में से ए घटेगा, नीचे हमेशा बी रहेगा गुणा 100। ठीक है, बस इतना अंतर होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि यदि स्थिर जल में, ये किसका सवाल है, ये नौका का सवाल है, यानी कि बोट का सवाल है। ठीक है, तो यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में नौका की गति, और धारा की गति यानी कि जो धारा बह रही है उसकी गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। यानी कि स्थिर जल में नौका की चाल है, यानी कि जो केवल नौका की चाल है वो हमें 20 किलोमीटर दे दी है। क्या दे दी हमको, नौका की जो चाल है वो कितनी दे दी हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति कितनी दे दी, धारा की जो गति दे दी वो हमको कितनी दे दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो गति की धारा यानी कि धारा की गति के साथ, यानी कि धारा की गति के साथ जब नाव बहेगी, जब धारा की गति के साथ नाव बहेगी तो नाव तेज चलेगी, यानी इसकी चाल बढ़ जाएगी। तो धारा की गति के साथ नाव जब बहेगी तो नाव की धारा के सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, नाव की धारा के सापेक्ष चाल बढ़ेगी या घटेगी,
जब धारा की गति के साथ नाव बहेगी तो चाल नाव की बढ़ेगी धारा के सापेक्ष, और अगर धारा के विपरीत नाव बहेगी तो जो है नाव की चाल धारा के सापेक्ष घटेगी। ठीक है, तो नाव की धारा के सापेक्ष चाल यहाँ पर बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी? इन दोनों की चालों को, नौका की और धारा की चाल दोनों की चालों को प्लस कर देंगे, यानी कि 20 + 5, तो नाव की धारा के सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? दोनों की चालों को जुड़ जाएगी, 20 × 5 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब नाव की चाल कितनी हो गई? अब नाव की चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और इसी चाल के साथ वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इस चाल के साथ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो लगा समय बराबर कितना होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई? 100 किलोमीटर, और चाल कितनी हो गई? धारा के साथ 25 किलोमीटर, तो 25 हो गई, 25 × 100, यानी कि 4 घंटे में जो है नाव 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल जो है वो त्रिकोणमिति का है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या है कि यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है, क्या दे रखा है? थीटा जो है एक धनात्मक न्यून कोण दे रखा है हमें। ठीक है, न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम का हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, तथा ये हमको इक्वेशन दे दी 7 cos स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो थीटा का मान हमसे पूछा है, यानी कि उस न्यून कोण का मान पूछा है हमसे। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन के साथ ऐसे उस न्यून कोण यानी कि थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 7 cos स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 cos स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ पर भी 7 cos स्क्वायर थीटा हो जाए, 7 हो जाए यहाँ पर भी, तो 7 cos स्क्वायर थीटा + 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 7 कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी 7 कर देंगे, कितना? 7 sin स्क्वायर थीटा कर देंगे, और इस 3 sin स्क्वायर थीटा को हम तोड़ के रख लेंगे 7 sin स्क्वायर थीटा - 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस 3 sin स्क्वायर थीटा को हम तोड़ के रख लेंगे। यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा बनाने के लिए 7 sin स्क्वायर थीटा में से 4 गए, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया ये। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कितना? क्या 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। ठीक, -4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है? ये हमारा 1 के बराबर होता है, तो 7 × 1 - 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चूंकि बराबर में देखिए 4 है, तो बराबर में हमको 4 लेके भी चलना है। ठीक है, बराबर में हमको 4 लेके भी चलना है, क्योंकि बराबर में हमको 4 दे रखा है। ठीक है, तो 7 - 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। अभी हम -4 × sin स्क्वायर थीटा बराबर इस 7 को उठा के इधर ले आएंगे, 4 - 7 बराबर -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 3/, इस 4 को उठा के नीचे ले आएंगे, 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो कितना मिल गया हमको? अब ये हो गया हमारा sin थीटा। जब sin स्क्वायर थीटा 3/4 है, तो sin थीटा किसके बराबर होगा? √3/4, यानी कि जब स्क्वायर हटेगा तो इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए sin थीटा बराबर हो जाएगा, इस पे तो रूट लगा ही रहेगा, √3 ही रहेगा, क्योंकि इसका 3 का पूरा रूट निकल नहीं सकता। 4 का कितना हो जाएगा? 4 का 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए sin थीटा बराबर हो जाएगा, ये जो वैल्यू है √3/2, ये किसकी वैल्यू है? ये sin 60 डिग्री की वैल्यू है। sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो इस √3/2 की जगह हम sin 60 डिग्री रख लेंगे। ठीक है, sin से sin कट गया, तो थीटा बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। और 60 डिग्री चूंकि 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा है, इसलिए ये 60 डिग्री न्यून कोण मिल गया, यानी थीटा धनात्मक न्यून कोण हमको प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे।
अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल जो है हमारा मेंसुरेशन का है। ठीक है, मेंसुरेशन में बेलन का सवाल है, यानी कि सिलेंडर का सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन छड़, बेलनाकार छड़ है, सॉरी, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी छड़ होती है ये भी बेलनाकार होती है। तो लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब जो है बेलनाकार छड़ की त्रिज्या दे रखी है, बेलनाकार छड़ की त्रिज्या दे रखी है हमको, त्रिज्या यानी कि R कितनी दे रखी है, 3.2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो छड़ को गलाकर अब क्या किया है, इस छड़ को गला दिया गया है। ठीक है, इस छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर वाले बराबर 44 ठोस घन बनाए गए हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा के 44 घन बनाए गए हैं, ठोस घन। ठीक है, बनाए जाते हैं। तो इस छड़ की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए जब 44 इस छड़ को जब गला लिया और इसको गलाकर जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 44 ठोस घन बना लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसी को गला, ये जो घन बनाए गए हैं वो इसी को गलाकर बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलनाकार जो छड़ है जो उसका आयतन है वो इन 44 ठोस घनों का आयतन जो है आपस में बराबर होगा। तो अब हम यही करेंगे, किसी एक ठोस घन का सबसे पहले एक ठोस घन का आयतन निकाल लेंगे, फिर उससे 44 से गुणा करके 44 ठोस घनों का आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन को इस बेलनाकार छड़ के आयतन के बराबर रख के जो है बेलनाकार छड़ की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं बेलनाकार छड़ की लंबाई L है। माना छड़ की लंबाई कितनी ले लेंगे, छड़ की लंबाई बराबर L ले ली हमने। ठीक है, क्या ले ली, L, जो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले छड़ का आयतन निकाल लेंगे। छड़ का आयतन तो छड़ का आयतन कितना होगा, क्योंकि छड़ बेलनाकार है तो बेलन का आयतन लगाएंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर L। ठीक है, यहाँ R बेलन की त्रिज्या है और L जो है छड़ की लंबाई है। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणे R की वैल्यू कितनी है, 3.2, दो स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख देंगे 3.2 गुणा L। तो ये जो हमारा आ गया ये छड़ का आयतन आ जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 44 ठोस घनों का आयतन। तो 8 सेंटीमीटर सबसे पहले एक घन का आयतन निकालेंगे, उसमें हम 44 से गुणा करके 44 घनों का आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, एक घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। और भुजा कितनी है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 का क्यू। इसको अभी हम खोलेंगे नहीं क्योंकि बाद में ये सब कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 क्यू। अभी जब 8 सेंटीमीटर वाले एक घन का आयतन इतना हो गया, इसलिए 44 घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 44 घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 44 से इसकी गुणा कर देंगे, 44 गुणा 8 क्यू। तो ये 44 घनों का आयतन आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लंबाई। तो क्या करेंगे, क्योंकि छड़ को गलाकर ही ये घन बनाए गए हैं इसलिए इन दोनों के आयतनों को हम आपस में बराबर रख के छड़ की लंबाई निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर 44 छड़ का आयतन यानी कि ये रखेंगे, इसको 22/7 गुणा 3.2 गुणा L बराबर कर देंगे। इस आयतन को किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रख देंगे। तो 44 गुणा 8 क्यू, 8 क्यू का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, तो इसलिए हमारा L कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर L कितना हो जाएगा, ये L बराबर हो जाएगा, ये जितनी संख्याएं हैं ये सब इसके नीचे यहाँ रख देंगे। तो 44 L बराबर हो जाएगा 44 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे ये 7, 22/7 है तो 7 तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 7 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 22 3.2 ये नीचे आ जाएगा। तो 22 गुणा 3.2 गुणा 3.2। ठीक, अब 22 दूनी 44 से कट गया,
अब 3.2 ये पॉइंट हटा दें, दोनों पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर एक एक यहाँ पर जो है 100 आ जाएगा। यहाँ हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 100 ले लिया, दो पॉइंट हटा के एक एक के बाद पॉइंट है तो दोनों को हटा के यहाँ पर 100 ले लिया। अब 8 चौक 32 एक ये कट गया, 8 चौक 32 ये भी कट गया, ठीक है। फिर 4 दूनी 8 ये कट गया और 2 दूनी 4 ये कट गया। क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, 2 से ये भी 2 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, 100 और 7, L बराबर आ जाएगा 100 और 7 यानी कि 700 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो कितना आ गया 100 700 सेंटीमीटर। तो L बराबर कितना जाएगा, हो जाएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर में जब चेंज करेंगे तो 700 बटे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 सत्ते 700, तो L बराबर आ जाएगा हमारा 7 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो छड़ की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 7 मीटर होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखा है। यहाँ पर क्या होगा, मीटर कर लेंगे, सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर 7 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो जिस तरीके से सवाल दे रखा है उस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर 700 सेंटीमीटर आया, 700 सेंटीमीटर का मतलब 7 मीटर। तो छड़ की लंबाई कितनी होगी, 7 मीटर होगी, ठीक। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो दोस्तों SSC MTS अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अब देखते हैं 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल क्या है कि 13 सेंटीमीटर, ये सवाल जो है किसका है, ये जो है उसका है सर्किल का यानी कि वृत्त का है, ठीक है। क्या है सवाल कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है, क्या है, जीवा है। तो उसकी लंबाई हमसे पूछी है, ठीक है। तो वृत्त में जीवाएं क्या होती हैं, देखिए जैसे कोई ये वृत्त है तो इसमें जितनी भी रेखाएं इसके अंदर जो खींची जाएंगी ये सब वृत्त की जीवाएं कहलाएंगी, ठीक है। और जो रेखा सेंटर से जाती है, जो रेखा वृत्त के सेंटर से जाती है वो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो उस वृत्त के सेंटर से जाती है, अर्थात सेंटर से जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। इसका मतलब है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उस वृत्त का व्यास होती है, ठीक है। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा की लंबाई पूछी हमसे, ठीक है। तो मान लेंगे यहाँ पर जीवा की जो लंबाई, इसके लिए देखिए शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला क्या है कि जीवा की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी का स्क्वायर, केंद्र से जीवा की दूरी का स्क्वायर। बस इस शॉर्ट फार्मूले की सहायता से हम जो है इस सवाल को बिल्कुल जो है सेकंड में निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमसे 3 चीजें पूछी जा सकती है, क्या, या तो हमसे जीवा की लंबाई पूछ लेगा, वृत्त की त्रिज्या और केंद्र से जीवा की दूरी दे देगा, ठीक है। यह क्या करेगा, अब देखिए मैं वृत्त में भी समझा देता हूँ, वृत्त बना के भी समझा देता हूँ। क्या है, देखो ये हो गया सेंटर, ठीक है, ये हो गई जीवा और इसके सेंटर ओ से जीवा की दूरी, जो इस जीवा की दूरी इस सेंटर से जीवा पर लंब होती है तो ये लंब हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पर जीवा ए बी जो है इसके जीवा के इस सिरे को अगर मिलाएंगे तो ये जो आ गई हमारी वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमको 13 दे रखी है और केंद्र से जीवा की दूरी हमको कितनी दे रखी है, 12, यानी कि यहाँ पर इसको अगर हम एम मान लेंगे तो ये हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो ये केंद्र से जो जीवा पर जो डाला गया जो लंब है, ये दूरी जो है ये हमेशा जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि आधा आधा विभाजित करती है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, इस जीवा ए बी की लंबाई पूछी है जिसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है।
तो जीवा AB की लंबाई पूछी है। या तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हल करके निकाल लेंगे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस शॉर्ट फार्मूले को याद रखेंगे। जब भी इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ पूछ लेंगे, या तो जीवा की लंबाई दे देंगे, पूछ लेंगे, वृत्त की त्रिज्या दे देंगे, केंद्र से जीवा की दूरी दे देंगे, या कभी वृत्त की त्रिज्या दे देंगे और केंद्र से जीवा की दूरी पूछ लेंगे, जीवा की लंबाई दे देंगे। तो कोई भी तीनों में से कोई दो चीज दे देंगे, एक पूछ लेंगे। तो हमेशा इस फॉर्मूले को याद रख के सीधे इसको ना याद रख के सीधे इस शॉर्ट फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक, अब जैसे जीवा की लंबाई पूछी है, क्या पूछा है, लंबाई पूछी है, तो बराबर 2 इंटू यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है हमारे पास 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, माइनस केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो बराबर हो जाएगा हमारा जीवा की लंबाई हमने कितनी मान ली, यहाँ पर x ले ली, तो इसको x लेके चलेंगे, तो x बराबर कितना 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169, 12 144, तो ये हो गया 2 इंटू 169 में से 144 गए 25, तो बराबर 2 गुणे ये अंडर रूट 25 का मान कितना हो गया 5, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है इस जीवा की लंबाई आ गई। कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस शॉर्ट फार्मूले से आसानी से निकाल लेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि दो संख्या है, ये सवाल जो है अनुपात का है। ठीक है, ये किसका सवाल है, ये अनुपात का है। ठीक, देखिए मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी सवाल करा रहा हूँ उसका संपूर्ण मेथड जानने के लिए उस टाइप के मेथडों का मैंने वीडियो बना रखे हैं। उन सभी वीडियो के लिंक जो है इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर उन सवालों के मेथडों की पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंकों पर क्लिक करके उसके संपूर्ण मेथड की जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि दो संख्याएं हैं जो कि किस में दे रखी है, 3:5 के अनुपात में दे रखी है। तो मान लेंगे दो संख्याएं A और B है, A और B है, जो किस अनुपात में दे रखी है, 3:5 के अनुपात में दे रखी है। ठीक है, कितने में, 3:5 के अनुपात में दे रखी है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब देखिए जब प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे तब अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाता है। तो वह संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन संख्याओं को जोड़ने से पहले इन संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जब ये अनुपात में दे रखी है, जब इनको अलग अलग संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे x, यानी a हो जाएगी हमारी 3x और b हो जाएगी हमारी कितनी 5x। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दें, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें, यहाँ भी 6 जोड़ दें और यहाँ भी 6 जोड़ दें। जब इन दोनों में 6 जोड़ देते हैं तो इनका जो अनुपात होता है, यानी कि 3x + 6 अनुपात 5x + 6, यानी कि इन 6 जोड़ने पर जो इन दोनों का जो अनुपात होता है किसके बराबर होता है, 2:3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको 2:3 के बराबर रख लेंगे। अब क्या इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि तो ये अनुपात बराबर ये अनुपात है, इसलिए बीच की संख्याओं की गुणा और किनारे किनारे वाली संख्याओं की गुणा करके हम बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर रख लेंगे। तो सबसे पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, ये 3 है, इसकी गुणा इसमें कराएंगे, 3 तिया 9x + 3 6 18, इसकी गुणा इसमें हो गई बराबर। अब इसकी गुणा इसमें 2 पंजे 10x + 2 6 12। ठीक, अब इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 9x - 10x, x वाली टर्म इकट्ठी कर ली बराबर 12 - 18। ठीक है, यहाँ बचा माइनस के x और यहाँ बचा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब हो गया कि हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 6 आ गई। ठीक है, अब x के मान की सहायता से हम जो है संख्याएं निकाल लेंगे, यानी कि a और b के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें चूंकि a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, a और b में जो अनुपात 3:5 दे रखा था, इसका मतलब a बराबर हमारा कितना हो गया था, इसको अलग लिया था तो a बराबर 3x हो गया था और b बराबर कितना हो गया था, b बराबर 5x। ठीक है, ये दो संख्याएं जो है
हमको ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए बराबर कितना है 3x, यानी कि 3 गुणा x की वैल्यू 6, 3 6 18 आ गया। b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हमारी 5x हो गई। तो 5x बराबर 6 की वैल्यू 6 से गुणा कर देंगे, x बराबर 6 है तो 5 गुणा 6 बराबर 5 6 30, यानी कि दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, एक 18 आ गई और एक 30 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। एक संख्या 18 आएगी और दूसरी 30 आएगी। ठीक, अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो दोस्तों आप देखते हैं 9वां सवाल, और 9वां सवाल जो है वो किसका है, ऊंचाई और दूरी का, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या है कि एक टावर एक तल से 4 मीटर, एक कोई टावर है वो किसी तल से यानी कि भूमि तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। यानी कि एक टावर के तल से, टावर का जो तल है यानी कि निचला वाला जो हिस्सा है उस तल से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं। यानी कि एक टावर के तल से जो एक 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है। तो उस बिंदु से टावर का जो शीर्ष है उसका जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। पूरक का मतलब यानी कि दो उन्नयन कोण दे रखे हैं, दो उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक 4 मीटर की दूरी वाले बिंदु से और एक 9 मीटर की दूरी वाले बिंदु से, और वो दोनों उन्नयन कोण पूरक हैं। पूरक का मतलब है दोनों उन्नयन कोण का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर एक कोण हम थीटा ले लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कोण तो दिया नहीं है। तो पूरक का मतलब ये होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा फिगर बना के तब हल करेंगे। तो यहाँ पर ही मान लेते हैं ये हमारा जो है टावर है। क्या है ये टावर, ये ए बी हम एक टावर ले लेते हैं। ठीक है, अब टावर के तल से, टावर का तल कौन सा है, ये है। टावर का तल कौन सा है, ये है। तल से 4 मीटर की दूरी, सबसे पहले 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं। ये 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी ले लेते हैं। कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, इस बिंदु से एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की है। अब ये तो 4 मीटर, एक बिंदु और है, इसी की तल से एक बिंदु और है यहाँ पर डी। जो ये डी बिंदु जो है ये टावर के तल से कितनी दूरी पर है, ये 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जब ये पूरा 9 हो गया और ये पूरा जो है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये बीच का कितना बचा, बीच का बचाएगा 9। पूरे 9 में से ये 4 यहाँ इतना घटा देंगे तो ये 5 मीटर बचेगा। ठीक है, अब इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण हो गया और ये इस वाले बिंदु से 9 मीटर वाले बिंदु से उन्नयन कोण हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक को यहाँ पर थीटा ले लूँ, क्योंकि दोनों उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों उन्नयन कोण का योग 90 डिग्री है, तो अगर एक उन्नयन कोण में थीटा ले लेता हूँ तो दूसरा उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो और टावर की ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, टावर की ऊंचाई तो हमको निकालनी है, टावर की ऊंचाई हमको निकालनी है, तो इसको हम h मान लेंगे। ठीक, और कुछ दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, केवल अब हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर क्या है, देखिए अब हमको क्या किसमें संबंध बनाना है, इसमें रिलेशन बनाना है, किसमें, जो भुजा ज्ञात करनी है और जो हमको दी है। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये हमको बी सी 4 दे रखी है और ज्ञात करना है हमें एच, यानी कि ये लंब ज्ञात करना है। तो हम इस लंब और ये आधार, लंब बटे आधार यानी कि tan, तो इसमें रिलेशन बनाना है। तो लंब बटे आधार ले लेंगे या आधार बटे लंब ले लेंगे, यानी कि या तो tan ले लेंगे या cot ले लेंगे। तो हम tan ले लेते हैं यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि h बटे 4, h बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब
ये त्रिभुज ए बी सी लिया, अब ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी पूरा, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी जब पूरा लेंगे, जब ए बी डी पूरा लेंगे तो ये पूरा कोण कितना हो गया, ए बी डी में कोण ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया हमारा tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना है, लंब बटे ये पूरा आधार बी डी, यानी कि लंब बटे पूरा आधार बी डी। तो tan थीटा ये लंब हो गया हमारा h और पूरा आधार बी डी कितना हो गया, पूरी यहाँ से यहाँ तक 9, तो इसको हमने 9 ले लिया। ठीक, अब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर। तो ये हो गया हमारा h बटे 9। और cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा का अगर हम उल्टा कर दें, अगर इसको हम tan थीटा कर दें, जैसे cot थीटा की वैल्यू h बटे 9 है, अगर हम इसको tan थीटा की वैल्यू कर दें, ये तो cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर cot थीटा h बटे 9 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9 बटे h हो जाएगा। ठीक, अब ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटे h। ये इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। अब इक्वेशन 1 और 2 से, 1 व 2 से हमने देखा यहाँ tan थीटा की वैल्यू h बटे 4 है, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 9 बटे h है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की मान है, तो दोनों को बराबर रख लेंगे। इसलिए h बटे 4 बराबर 9 बटे h। क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर, h की गुणा h स्क्वायर, 9 चौक 36, यानी कि h बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी कि h बराबर आ जाएगा 6 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है, 36 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर 6 मीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति के फार्मूले से जो है इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल यानी कि 10वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 10वां सवाल। ठीक है, और 10वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अति इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ ये सभी ऐसे किसी न किसी वर्ष में एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आए हुए ही प्रश्न हैं, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के सवाल जो है परीक्षा में जो है आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, तो देखिए ये 10वां सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बों का औसत वजन। ये जो सवाल है ये किसका है, एवरेज का है, यानी कि औसत का है। तो 10 डिब्बों का औसत वजन कितना दे रखा है, ये 1.7 kg है। एक नया डिब्बा मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। कितने ग्राम कम हो जाता है, 60 ग्राम कम हो जाता है। तो नए डिब्बे का वजन बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें जो औसत वजन है वो 60 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि ग्राम में दे रखा है। तो इस सबसे पहले हम 10 डिब्बों के औसत वजन को ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो चूंकि 10 डिब्बों का औसत वजन कितना दे रखा है, 1.7 kg, यानी कि ग्राम कितना हो जाएगा, 1.7 में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब 1.7 में 1000 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1700 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिब्बों का औसत वजन ग्राम में कितना हो जाएगा, 1700 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब जब 10 डिब्बों का औसत वजन 1700 ग्राम है तो हम क्या करेंगे, इसका कुल वजन निकाल लेंगे, यानी कि 10 डिब्बों का कुल वजन, 10 डिब्बों का कुल वजन। ठीक है, कुल वजन कैसे निकालते हैं, जितने डिब्बे, जितनी संख्याएं देंगे, वस्तुओं की संख्या देंगे, उन संख्या से, उस संख्या से उसके औसत वजन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 10 डिब्बों का औसत वजन कितना, 1700 ग्राम है। तो 10 डिब्बों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 1700 गुणा 10, यानी कि 17,000 ग्राम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक नया डिब्बा मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। एक नया डिब्बा, जब एक नया डिब्बा मिलाएंगे तो औसत वजन कितना हो जाता है, 60 ग्राम कम हो रहा है। तो एक नया डिब्बा जब मिलाएंगे, जब 10 डिब्बों का औसत वजन 1700 ग्राम है तो एक नया डिब्बा मिला के कितने डिब्बे हो गए, 11 डिब्बे हो गए। तो 11 डिब्बों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 11 डिब्बों का औसत वजन
क्योंकि 10 डिब्बे हैं, जब एक डिब्बा मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 डिब्बे, तो 11 डिब्बों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 10 डिब्बों का औसत वजन कितना है 1700 ग्राम। जब एक नया डिब्बा मिला देते हैं यानी कि 11 डिब्बे हो जाते हैं तो औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। तो इसका मतलब 1700 ग्राम में से हम 60 ग्राम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1640 ग्राम, यानी कि 1640 ग्राम जो है 11 डिब्बों का औसत वजन हो जाता है। ठीक, अब जैसे 11 डिब्बों का कुल वजन निकाल लेंगे, इसलिए 11 डिब्बों का कुल वजन, 11 डिब्बों का कुल वजन, तो 11 डिब्बों का कुल वजन कितना हो जाएगा, इस 11 की गुणा इस 1640 से कर देंगे, 11 गुणा 1640, तो 11 0 0, 11 चौक 44 की 4, 11 चिक 66 और 4 70 की 0, 7 हासिल, 11 कम 11 और 7 18, यानी कि इतने ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब 11 डिब्बों का जो कुल वजन कितना है 18,040 ग्राम है और 10 डिब्बों का जो कुल वजन है यानी 11 डिब्बों का कुल वजन है 18,040 ग्राम और 10 डिब्बों का कुल वजन है 17,000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 11 डिब्बों के कुल वजन में से 10 डिब्बों के कुल वजन को घटा देंगे तो एक जो नया डिब्बा शामिल किया है उसका कुल वजन आ जाएगा। इसलिए एक नए डिब्बे का वजन, एक नए डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा, 11 डिब्बों के कुल वजन यानी कि 18,040 में से माइनस कर देंगे 10 डिब्बों के कुल वजन यानी कि इस 17,000 को, तो कितना बचेगा हमारे पास 18,040, देखिए 18,000 कितना 18,040 में से 17,000 घटा लो, 0401 यानी कि 1040, यानी कि 1040 ग्राम जो है उस नए डिब्बे का वजन है। 1040 ग्राम जो है कितना है, नए डिब्बे का वजन है। हमें उत्तर किलोग्राम में दे रखा है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन गया अब किलोग्राम। तो 0 से 0 कट गया, 2 0 से काट के यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो बराबर आ गया 1.04 kg, यानी कि जो नए डिब्बे का जो वजन आएगा वो 1.04 kg आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आज जो है 10 सवाल हुए, यानी कि एसएससी एमटीएस परीक्षा स्पेशल जो है सीरीज में स्टार्ट की है मैंने। इसमें पहली सीरीज में मैंने 10 अति महत्वपूर्ण सवाल दिए हैं जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा में किसी न किसी वर्ष आए हुए सवाल ही हैं, और जितनी भी सीरीज में दूंगा वो उनमें सभी जो सवाल होंगे वो एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आए हुए अति महत्वपूर्ण सवाल ही होंगे। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको एसएससी एमटीएस की परीक्षा में गणित के जो है अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कभी कभी जो सवाल रिपीट होते हैं कभी कभी वो सवाल भी वैसे ही रिपीट हो जाएंगे। ये इसी टाइप के सवाल जो है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।